मोदी मिलना चाहेंगे तो क्या करेंगे। तो मैंने ये कहा था वो भी देश का हित चाहते होंगे तो मुझसे मिले, और मैं भी देश का हित चाहता हूँ, हम भी देश का हित हम भी देश का हित चाहते हैं। लेकिन वो पूंजीपतियों के हित में है, वो सत्ता हित में है, वो लोगों के हित में नहीं है। राहुल गांधी जैसे आपसे मिलने के लिए आए, क्या बोला राहुल गांधी ने? राहुल गांधी जी ने मुझसे बोला कि मैंने उनसे कहा कि सर जय श्री कृष्णा, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। उन्होंने कहा आइए बात करते हैं। तो हमने मजदूरों के वेतन को लेकर बात करी कि देश में एक न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए पूरे देश में। मैं इस बारे में हर कैमरे पे इस बारे में इसलिए बात करता हूँ क्योंकि मुझे मौका मिला है देश की बड़ी आबादी की पीड़ा दुनिया के सामने रखने का, सरकार के समक्ष रखने का। और मैं जानता हूँ इस सरकार की छल कपट और धन बल और प्रोपेगेंडा की नीति को। ये सवालों से भागने वाली सरकार है। चुनाव आप 1000 जीतिए, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। असहमति को आप कुचल नहीं सकते, असहमति को आप कुचल नहीं सकते। जैसे सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिया, इन दावों में कितनी सच्चाई है? तुम्हारी फाइलों में मेरे गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावा किताबी है। आंख पे पट्टी रहे, अकल पे ताला रहे, अपने साई वक्त का मर्तबा यूं ही आला रहे, ये नहीं होने देंगे। अदम गोंडवी कहते थे जो ढलोजी ना कर सका ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन तो दो हिंदुस्तान नीलाम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजारों में चीजों के दुगने दाम कर देंगे। इस 12 साल में एक ही चीज हुई है, बांटो और राज करो। और हम चाहते हैं गांधी की सोच का भारत, हम चाहते हैं अम्बेडकर की सोच का भारत, हम चाहते हैं भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खां की सोच का भारत। यूनिटी वाला, इक्वलिटी वाला, एकता और समानता वाला भारत। महिलाएं 6 से 8 हज़ार रुपये में काम कर रही हैं, पुरुष 12 से 14 हज़ार 15 हज़ार में काम कर रहा है, पुरुष 10 से 11 घंटे काम कर रहा है। उसकी मेहनत का पैसा भी आप नहीं दे रहे हैं। 18,000 स्केल है, सामान्य न्यूनतम मजदूरी है, मर्द हो या औरत हो, 6 से 8 हज़ार रुपये आप दे रहे हैं। ये किस तरीके का न्याय है? ये किस तरीके का आर्थिक शोषण है? ये किस तरीके का शारीरिक और सामाजिक शोषण है? इसके खिलाफ बोलते हैं। हमें आप लाभार्थी नहीं बनाइए, हमें हमारी मेहनत का पैसा दीजिए। ये कैसा है 18 से 10, 18 से 8 मतलब 10,000 रुपये। आप तो ये मोहम्मद इरफान बोल रहा है या फिर वो गरीब तबका बोल रहा है? ये वो गरीब तबका बोला जो इस देश की बड़ी आबादी है, जो खेत खलियानों में है, फैक्ट्री कारखानों में है, वो बोल रहा है। इसी घर में रहते हैं, ये टेंट लगा हुआ है, ऊपर छत भी नहीं है। इरफान का एक और घर है हालांकि, लेकिन इरफान सोते यही हैं, तो आदमी का घर वही होता है जहां वो आदमी सोता है, भले वो दिन भर कहीं भी रहता हो। इरफान और उनके पिता इस घर में रहते हैं। हमारी बर्फ कैसे इरफान इस हटना भाई हटना घर में? जी ये बर्फ की दुकान है, ये हमारी ये बर्फ की दुकान है, और यहाँ से मेरा घर का जीवन पालन पोषण जीविका चलती है, समझ रहे। हम बार बार कहते हैं, हम बार बार जो अपनी बातें रखते हैं साहित्य के माध्यम से, और हमारा कहने का मतलब है कि आप घी से चुपड़ी हुई बातें देश हित के लिए करते हैं कि मैं देश की बड़ी आबादी को गरीबी से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्या विजन है। जब आपने जो न्यूनतम मजदूरी बनाई है वही जमीन पे लागू नहीं हो रही तो गरीब का हित रहेगा कैसे? तो मीडिया का जो रवैया है, ये पूछते हैं कि मोदी जी ने आज ये कहा है, आप बताइए आप क्या कहते हैं? नहीं, उल्टा है। आप बताइए क्या पीड़ा है, मोदी जी से हम पूछेंगे। मीडिया का काम है जनता से पूछे, सरकार से सवाल करे, ये उल्टा हो गया है। प्रधानमंत्री अपने मन की बात बता रहे हैं, इस देश की बड़ी आबादी की मन की पीड़ा कौन सुनेगा? कौन सुनेगा उनकी मन की पीड़ा? हर 1-2 घर छोड़ के अपने आदमी गमगीन है, पीड़ा में है। हर इंसान को करके खाना है। नीति और निर्माता तो आप ही ना बनाएंगे। शादी करेंगे इरफान? शादी नहीं, शादी वादी नहीं करेंगे, हम भी मोदी जी की तरह पीछे पीछे रहेंगे। तो राहुल गांधी जी भी नहीं की है। हाँ तो रहेंगे। सोचते हैं शादी के बारे में कि मतलब शादी अगर कर लेंगे तो जो आंदोलन से आप जुड़ रहे हैं, हाँ। तो बीवी बोलेगी कि नहीं है घर पे बैठो तो नहीं, हम इसलिए नहीं करते। हम सोचते हम बात करें रोटी की और वो बात करे कोठी की, तो ये विवाद मिलेगा नहीं, बात बिगड़ जाएगी, इसीलिए हम करते नहीं। डरते हैं हाँ कि भैया हम अब हमारी बात है, हम जो है मतलब हर किसी की बात सोचते हैं। हर आदमी तो अपनी ज़िंदगी में उलझा पड़ा है, हम पूरी दुनिया का ठेका लेके बैठे हैं, तो इस तरीके से डर लगता है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मोहम्मद इरफान हैं। आप इनको सोशल मीडिया पर देख चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं, तो हमने भी सोचा है कि इरफान से चल करके बात किया जाए, मुलाकात किया जाए और उनकी ज़िंदगी के अंदर झांका जाए कि आखिर एक आम इंसान जो न्यूनतम क्लास से आता है, बहुत ही गरीब तबके से आता है, उसके भीतर क्या चल रहा है, इतना गुस्सा और इतना रोष क्यों भरा हुआ है।
बहुत मेहनत लग गई आपको ढूंढने में, तो बहुत शुक्रिया बहुत हमसे बात दूर है, करने के बहुत लिए। दूर जी, है। आपके बहुत दूर दर्शकों, है। सभी आपके दर्शकों को मेरा जय श्री कृष्णा, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। जैसा कि आप जानते हैं, मैं मोहम्मद इरफान, ये दिल्ली से बहुत दूर है, और लुटियन दिल्ली से बहुत दूर है, और नोएडा से तो बहुत दूर जी। है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप तक पहुँचूँ, लेकिन आज शरीर थोड़ा मतलब कमज़ोर था, तो मैंने कहा ठीक है, आप ही लोग आ जाइए यहाँ। और मैं अपनी बात की शुरुआत इस तरीके से करता हूँ, सरकार चाहती क्या है। आँख पे पट्टी रहे, अकल पे ताला रहे, अपने साई वक्त का मर्तबा यूं ही आला रहे, ये नहीं होने देंगे। अन्याय को अन्याय कहेंगे, जुल्म को जुल्म कहेंगे, और इस फिरका परस्ती को फिरका परस्ती कहेंगे। हमारी अपनी पीड़ा है इस देश की बड़ी आबादी की। बार बार मैं कह रहा हूँ, क्या पीड़ा है, क्या गुस्सा है, क्या इस 12 साल में कुछ बदला? इस 12 साल में जो हुआ है वो सारी दुनिया ने देखा। विश्व के पटल पे रख के देखा गया। इस 12 साल में एक ही चीज़ हुई है, बांटो और राज करो। और हम चाहते हैं गांधी की सोच का भारत, हम चाहते हैं अम्बेडकर की सोच का भारत, हम चाहते हैं भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खां की सोच का भारत। यूनिटी वाला, इक्वलिटी वाला, एकता और समानता वाला भारत। विश्व के पटल पे बहुत प्रगतिशील तरीके से दौड़ता हुआ भारत, और एक साथ इंसान से घृणा ना करे, जाति या धर्म को लेकर किसी तरह की घृणा ना हो। साफ और सीधा संदेश हम साफ देखते हैं और साफ कहते हैं। हमारा नज़रिया साफ है। इस देश की मेहनत का आबादी से आते हैं, गांव में, खेत में, खलियानों में, बाग बगीचे और बागवानों में, फैक्ट्री और कारखानों में, सड़कों और निर्माणाधीन इमारतों में, आपकी बिल्डिंग के बाहर खड़ा गार्ड, आपकी कोठी में सफाई कर रही बाई, आपके ड्राइवर, हर उस मेहनत का आबादी के बारे में बात कर रहे हैं जो आज संगठित क्षेत्रों में 90% से ज़्यादा है, जिसके पास किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा, SIPF कुछ नहीं है, ना न्यूनतम मजदूरी। हम चाहते हैं कि भारत की तरक्की में उनके भी जीवन में परिवर्तन आए, बेहतर सुविधा, शिक्षा और स्वास्थ्य से जोड़ा जाए, उन्हें भी स्वाभिमानी और एक बेहतर जीवन दिया जाए। लेकिन वर्तमान की पिछली 12 साल पुरानी सरकार की नीति है कि वो सत्ता हित में है, लोक हित में नहीं है। वो पूंजीपतियों के हित में है, लोक हित में नहीं है। 2014 से ही पहले देश को लूटा गया, 2014 के बाद भी लूटा गया। 2014 से पहले भी इस देश के मेहनत का गरीब मजदूर किसान ने इस देश के निर्माण में अपना खून पसीना लगाया। 2014 के बाद भी इस देश के मेहनत का मजदूर किसान ने, नौजवान ने इस देश में अपना खून पसीना लगाया, लेकिन उसको उसका हक नहीं मिला। हक कैसे नहीं मिला? आपने श्रमिक कानून अधिनियम 1948 को रद्द किया, उसमें से 29 कानून निकाले, 4 लेबर कानून लेके आए। आपने कहा ये मजदूरों के हित में है। आप दिल्ली की राजधानी भारत में खड़े हैं, चारों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया है। आप दिल्ली के एक एरिया में खड़े हैं जहाँ सलम है। यहाँ खड़े होकर आप आधे भारत को देखिए। महिलाएं 6 से 8 हज़ार रुपये में काम कर रही हैं, पुरुष 12 से 14 हज़ार, 15 हज़ार में काम कर रहा है। पुरुष 10 से 11 घंटे काम कर रहा है, उसकी मेहनत का पैसा भी आप नहीं दे रहे हैं। 18,000 स्केल है, सामान्य न्यूनतम मजदूरी है, मर्द हो या औरत हो, 6 से 8 हज़ार रुपये आप दे रहे हैं। ये किस तरीके का न्याय है? ये किस तरीके का आर्थिक शोषण है? ये किस तरीके का शारीरिक और सामाजिक शोषण है? इसके खिलाफ बोलते हैं। हमें आप लाभार्थी नहीं बनाइए, हमें हमारी मेहनत का पैसा दीजिए। ये कैसा है? 18 से 10, 18 से 8 मतलब 10,000 रुपये। आप तो ये मोहम्मद इरफान बोल रहा है या फिर वो गरीब तबका बोल रहा है? ये वो गरीब तबका बोला जो इस देश की बड़ी आबादी है, जो खेत खलियानों में है, फैक्ट्री कारखानों में, वो बोल रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग न्यूनतम मजदूरी है। हम चाहते हैं, राहुल गांधी से भी कहा कि पूरे देश में एक न्यूनतम मजदूरी हो, पूरे देश में मजदूरों के हितों की बात हो। आप कॉरपोरेट घरानों को पैसा देते हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए, आप क्या क्या नहीं देते हैं। कम दर पे उन्हें लोन देते हैं और पूरी तरह उन्हें सपोर्ट करते हैं, कई दफ़ा उनके लोन भी माफ़ कर देते हैं। लेकिन इस देश को खून पसीना जो दे रहा है, दिन रात एक कर रहा है और हर सितम झेल रहा है, अपने बच्चों की मरती उम्मीदें देख रहा है, मरते सपनों में जी रहा है, उसको आप क्या दे रहे हैं? जो GDP का ग्रोथ बढ़ा रहा है, जो GDP का ग्रोथ बढ़ा रहा है। 345 लाख करोड़ रुपए की GDP है शायद टोटली, मैं गलत ना हूँ, या कुछ गलत हो भी सकता है, बड़ा नंबर है। इतने बड़े स्तर पे विश्व के पटल पे भारत का नाम रोशन कर रहा है, आपकी छवि को मजबूत कर रहा है। लेकिन भारत की
इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था का जो लाभ है देश की पूंजीपति घरानों में ही जा रहा है, उसका 60% से ज़्यादा, अगर गलत नहीं हो तो उसके हिस्से में क्या आ रहा है? उसके हिस्से में तो मेहनत भी नहीं आ रही। तो हम कहते हैं मिल मालिक के कुत्ते भी चरबीले हैं, हमारे देश के मजदूरों के चेहरे पीले हैं। इस व्यवस्था में फैले अंधेरे को हटाना है, उनकी मेहनत का वाजिब पैसा दिलाना है। इरफान इसी घर में रहते हैं, ये टेंट लगा हुआ है, ऊपर छत भी नहीं है। इरफान का एक और घर है हालांकि, लेकिन इरफान सोते यही हैं। तो आदमी का घर वही होता है जहां वो आदमी सोता है, भले वो दिन भर कहीं भी रहता हो। इरफान और उनके पिता इस घर में रहते हैं। हमारी बर्फ की कैसे दुकान- इरफान इस हटना भाई हटना। घर में जी ये बर्फ की ये बर्फ की दुकान है, ये हमारी ये बर्फ की दुकान है और यहाँ से मेरा घर का जीवन पालन पोषण जीविका चलती है, समझ रहे। हम बार बार कहते हैं, हम बार बार जो अपनी बातें रखते हैं साहित्य के माध्यम से, और हमारा कहने का मतलब है कि आप घी से चुपड़ी हुई बातें देश हित के लिए करते हैं कि मैं देश की बड़ी आबादी को गरीबी से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्या विजन है। जब आपने जो न्यूनतम मजदूरी बनाई है वही ज़मीन पे लागू नहीं हो रही तो गरीब का हित रहेगा कैसे? सारी की सारी लेबर यूनियन सरकार और कॉरपोरेट घरानों की तरफ झुकी हुई है। अगर उंगली और हाथ कट जाए तो उसका कोई क्लेम भी नहीं है। ज़्यादातर मामले ऐसे पेंडिंग हो जाते हैं। सर राहुल गांधी जैसे आपसे मिलने के लिए आए, क्या बोला राहुल गांधी ने? राहुल गांधी जी ने मुझसे बोला कि मैंने उनसे कहा कि सर जय श्री कृष्णा, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। उन्होंने कहा आइए बात करते हैं। तो हमने मजदूरों के वेतन को लेकर बात करी कि देश में एक न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए पूरे देश में। मैं इस बारे में हर कैमरे पे इस बारे में इसलिए बात करता हूँ क्योंकि मुझे मौका मिला है देश की बड़ी आबादी की पीड़ा दुनिया के सामने रखने का, सरकार के समक्ष रखने का। और मैं जानता हूँ इस सरकार की छल कपट और धन बल और प्रोपेगेंडा की नीति को। ये सवालों से भागने वाली सरकार है। अदम गोंडवी कहते थे, सॉरी सर, मैं हाथ चलाता हूँ ना। अदम गोंडवी कहते थे जो ढलोजी ना कर सका ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन तो दो हिंदुस्तान नीलाम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजारों में चीज़ों के दुगने दाम कर देंगे। ये वो उस सोच से सरकार को चलाते हैं। ये सत्ता हित में और पूंजीपति के हित में काम करते हैं। और हमारी सोच है कि ऐसी सरकार आए, ऐसा नेता है जो देश के लोगों के हित में काम करे, पर्यावरण के हित में काम करे, देश हित में काम करे, विश्व के पटल पे एक ऐसा भारत लेके जाए जो निराश ना हो, जो कुपोषित ना हो, जो लापता ना हो। 13,13,000 से ज़्यादा महिलाएं 19, 20, 21 में लापता हुई हैं भारत में। NCRB का डाटा है, ये गृह मंत्रालय से संचालित। इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं लापता हुई हैं। जिंदी महिलाएं गई कहाँ? को जमीन खा गई, आसमान निकल गया? इसका जवाब देगा कौन? आप कैसे भाग सकते हैं हमारे सवालों से? 1,70,746 मौतें हुई हैं खुदकुशी की 2024 में। NCRB का डाटा है। प्रतिदिन 467 हर मिनट 3 लोगों ने जान दी है। उसमें 31% नंबर दिहाड़ी मजदूरों का है। दिहाड़ी मजदूर जान दे रहे हैं। तो आपने पढ़ाई शायद मेरे ख्याल में नहीं की है? नहीं की है। कहाँ, मतलब कभी स्कूल नहीं गया? स्कूल नहीं गए, प्रदर्शनों में रहे हैं। और प्रदर्शनों में रहे हैं, प्रदर्शनों में रहने की वजह से। तो जब पढ़ाई नहीं की तो संविधान की इतनी पटकथाएं आपको कैसे पता है? ये जीवन खपाया है हमने इस तरीके से। आपके साथ आपके सहयोगी पत्रकार आज मेरे साथ मौके पे मौजूद हैं। 5-7 साल से तो वो देख रहे हैं। और ये नहीं कि हम वायरल नहीं हुए, बड़े स्तर पर हमेशा अपनी बात रखी है। वायरल वाली बात नहीं है। आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी जो बहुत पहले पहुंच जानी चाहिए, जो हाँ शायद आज पहुंच रही है। हाँ, वो उस खुदा की अल्लाह की जैसी बेहतराई थी वो चीज़ें हुई। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम आंदोलन में रहते हैं ना, तो हम विचारों से भी प्रभावित होते हैं और वो विचार हमारे शब्दों में निकल जाते हैं। तो कभी किसी को पीड़ा हो जाती है तो हम उसके लिए क्षमा माफ़ी भी मांग लेते हैं। तो इतना नॉलेज आपके अंदर है, कहाँ से आप गेन कर रहे हैं? मतलब कहाँ से आप सीख रहे हैं इन सबको? पिछले 15 सालों से मैं आंदोलन में हूँ। आप जैसे पत्रकारों के साथ, ISFI, AISF, NSY, मजदूर किसान छात्र संगठनों के साथ, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ, वकीलों के साथ, सोशल एक्टिविस्टों के साथ, तमाम लोगों के साथ, जिंदा दिल लोगों के साथ। और इन सब से बहुत कुछ सीखा है। सोच विचार मिलते हैं, अलग अलग राजनीतिक धड़े और अलग अलग सोच और विचारों से आते हैं। जिस तरीके से ISFI और AISF वाम छात्र संगठन से आते हैं तो उसे वो मार्क्सवाद को या कम्युनिज्म को समझने का, कम्युनिस्ट
निज़म को समझने का मौका मिलता है। इसी तरीके से जब हम आदम गोडी वगैरह पे आते हैं, गांधी पे आते हैं, अम्बेडकर पे, तो हमें समाजवाद समझने का मौका मिलता है। तो इन चीज़ों को समझते समझते धीरे धीरे और कुछ जिज्ञासा और कुछ साहित्य, कोई संविधान की कुछ चीज़ें सीखने, तो मैं यूट्यूब और गूगल ही चलाता हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें मैं नहीं चलाता। तो यहाँ से अपनी जिज्ञासा और अपनी जान। आप दिल्ली में रह रहे हैं? मेरा जन्म 1992 में दिल्ली में हुआ था और लगातार दिल्ली में ही रहे, और छोटे लक्ष्मी नगर में थे, हमारी झुग्गियाँ थी, वहाँ थे, पढ़ाई वगैरह स्कूल वहीं से? स्कूल नहीं गए, कभी नहीं गए? स्कूल नहीं जाना हुआ, वो जाना नहीं हुआ, मतलब। फिर इधर कब आए आप, यहाँ पर कैसे शिफ्ट हुए? ये हमें 2006 के छठे महीने में शीला जी की गवर्नमेंट थे, हम लक्ष्मी नगर में थे, और जो गोल चक्कर बनाया लक्ष्मी नगर का, जो आपने देखा होगा, जो गीता कॉलोनी है, तो वहाँ पे से हमें पुनर्वास किया गया और हम यहाँ पे आए। यहाँ पर आ गए आप, मतलब मेन दिल्ली छोड़ करके आप इस पुनर्वास किया गया। यहाँ पे आए तो रोटी और रोजी के लिए भी बहुत बड़े तरह पागल हो गए, मतलब पेट भरना भी एक संकट हो गया, एक परेशानी का सबब बन गया। लेकिन धीरे धीरे हालात ठीक हुए, और बर्फ़ की दुकान थी, मैंने रेडी वेडी लगा रखी थी, मेरी रेडी की वीडियो आपने देखी होगी, आप तो बड़े पहले से मुझे कवर कर रहे हैं। तो वो रेडी की वीडियो, तो वहाँ से ज़िंदगी की जीविका चलती रही। और 2011 के बाद ना जाने कैसे क्या हुआ, ये खुदा ही बेहतर जाने, भगवान ही बेहतर जाने। हमने प्रभु श्री राम से भी 4 चीज़ें सीखी, करुणा, प्रेम, दया और त्याग। तो उस मार्ग से भी हमने बहुत कुछ सीखा है, उनके चैनलों से बहुत कुछ आया। तो ऑटोमेटिकली आंदोलन से जुड़ते गए, और सभी आंदोलनों में और सभी नागरिक धरने प्रदर्शनों में हम तो आपको नज़र आते रहे। और कुछ ऐसा कुछ ख्वाहिश और कोई सपना नहीं था कि हम किसी से मिलेंगे। चीज़ें ठीक होती चली गई, और सारी चीज़ें ऐसी होती गई कि राहुल गांधी ही आपके पास आपके मेरे पास आ गए। तो इरफान, भारत का संविधान क्या कहता है, और क्या देश आज संवैधानिक के तौर पे चल रहा है, आपको लग रहा है? देखिए, जब तक हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में देश में, भैया थोड़ा सा पीछे होना, भैया थोड़ा सा डिस्टर्ब है। हम जानते हैं कि देश में पिछले कुछ सालों में 19,000 से ज़्यादा लोगों पे यूएपीए लगा है। हम जानते हैं कि देश में बड़े स्तर पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा है, एनएसए लगा है। बड़े स्तर पे लोगों की आवाज़ को दबाया जाने की कोशिश की गई है। कुछ मामले ट्रायल में, कुछ तो बिना सुनवाई के जेलों में सड़ रहे हैं। उसके बाद भी हम जैसे लोग बोलते हैं, तो मतलब कुछ तो गुंजाइश है। और जब दिल्ली, मुंबई हाई कोर्ट जैसे बड़े संस्थान से ये बात कही जाती है कि सरकार क्या लोगों को गुलाम बना देना चाहती है, तो फिर हम सोचते हैं कि कुछ तो गुंजाइश है। लोकतंत्र में असहमति रखना और विरोध प्रदर्शन करते रहना ही एक जिंदा दिल और साफ सुथरे लोकतंत्र की पहचान है। सवालों से सरकार भाग नहीं सकती। आपको लगता है कि सरकार भागती है सवालों से? आपने देखा नहीं कि हमने सवाल किया, उन्होंने दहशतगर्द बता दिया, दहशतगर्दों की बी टीम बता दिया। आपने देखा नहीं कि हमने किसान आंदोलन किया तो उन्होंने क्या क्या ना बता दिया। जब सड़कों पे होते हैं, तो इसीलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि सड़कें खामोश हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। हमारा मकसद है कि संसद को हम आवारा होने ना दें और लोकतंत्र को जिंदा करें, और एक ऐसी व्यवस्था कायम करें जहां किसी के साथ अन्याय ना हो, न्यायपूर्ण और स्वाभिमानी और बेहतर जीवन मिले। 20 तारीख की घटना को आप कैसे देखते हैं, जब छात्रों के ऊपर लाठी चलाई गई, क्योंकि आप लगातार आंदोलन? 20 तारीख की घटना ऐसी थी जिस पर राहुल गांधी जी ने भी बताया कि जिस तरीके की हिंसा नौजवानों के खिलाफ की गई, और नौजवानों पे जिन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ, और वो डायरेक्टली उन्होंने बताया, राहुल जी बता रहे थे कि सीधे गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार हुआ। आपने सुना ही होगा, उनका आरोप है, राहुल जी का आरोप ये है। तो इसकी 1000 बार निंदा की जाए तो कम। छात्रों की फुटेजेस तो आपको वीडियोस जरूर देखे होंगे उस दिन। मैं उस दिन मैं भी खुद पीटा था। आप भी पीटे? मैं वहाँ पीटा था, मैं फ्रंट पे आ गई था, तो मैं उस दिन मैं भी खूब पीटा था, और मेरा ये पैर का नाखून ये जो उखड़ा हुआ है, ये उसी में उखड़ गया था। आपको क्यों मारा पुलिस ने? तो मैं आगे की तरफ ही था, तो जिस तरीके से नौजवानों में और पुलिस में कसमोकस और गुत्तागुत्ती हुई, तो मैं आगे था, तो एक सिविल में आके वहीं पे मुझे पकड़ के जो है वो नीट से मारने लगा, और मैं तो किसी तरह से मैं डिटेन नहीं हुआ था। निकल के जब जाने लगा तो पैर का नाखून का उंगली टूट गए। हम गांधी के मानने वाले लोग हैं, हम हिंसा का किसी भी रूप में समर्थन नहीं करते। हम चाहते हैं कि वो हमें मार ले, लेकिन हम किसी तरीके से हिंसा नहीं करेंगे। तो सीजेपी के लगभग आप हर दिन वहाँ पे आंदोलन में? फिर सीजेपी का खाली नाम मत लेना अभी जैसे आंदोलन, क्योंकि हाल में खाली सीजेपी का नाम लेना ठीक नहीं होगा। इस आंदोलन में छात्र आंदोलन कह देते हैं। हाँ, इस आंदोलन में आईएसएफ भी थी, एसएफआई भी थी, और एआईएसएफ थी। तो सभी लोगों ने छात्र आंदोलन में लगभग आप कितने दिन वहाँ पर गए थे, या रोज आप वहाँ पर? वहीं पे था, मैं वहीं पे था। हाँ। हमने सुना 50-56 रुपए लेकर के निकलते थे घर। 54 रुपये यहाँ लग के लेकर निकलता था, वहाँ से आने के लिए 54 रुपये लगते थे।
कैसे ट्रैवल करते थे आप? मेट्रो से। दूर तो बहुत है यहाँ से, मतलब लुटियंस दिल्ली इतना दूर, आप कैसे ट्रैवल? हम लोग को आने में 3 घंटा लग गया अब यहाँ। क्या करूँ, ये मेरी कमी रह गई तो है। ये जज्बा मतलब कैसे आ सकता है कि इतनी दूर रोज कैसे कोई आदमी जा सकता है? रोज नहीं जाते थे हम, रोज जाने के कंडीशन में हमारे पास इतने पैसे नहीं कि रोज हम 150 रुपये आना जाने में लगाएं। तो क्योंकि हम एक बार 54 रुपये यहाँ रख लिए, 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन वहाँ रहें, फिर एक ऐसे हम आएंगे। यही तो खूबसूरती है कि भारत के संविधान के वो पवित्र आत्माओं ने इस तरीके का संविधान बनाया कि पायदान पे खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति भी अपनी बात रख सके। कल को नरेंद्र मोदी अगर आपसे मिलने आ गए मुझे देखिए, देश के एक बहुत या आपको बुला लिया, देश के एक जिम्मेदार पत्रकार हैं जो भारत की सियासत को समझते होंगे, वो राजनीतिक सच की बातों को भी समझते होंगे, उनके कद को भी समझते होंगे। उन्होंने भी मुझसे ये सवाल किया था, जवाब कर रहे हैं कि पीएम मोदी मिलना चाहेंगे तो क्या करेंगे। तो मैंने ये कहा था वो भी देश का हित चाहते होंगे तो मुझसे मिले, और मैं भी देश का हित चाहता हूँ, हम भी देश का हित हम भी देश का हित चाहते हैं। लेकिन वो पूंजीपतियों के हित में हैं, वो सत्ता हित में हैं, वो लोगों के हित में नहीं है। चुनाव आप 1000 जीतिए, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। असहमति को आप कुचल नहीं सकते, असहमति को आप कुचल नहीं तो सकते। जैसे सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिया, इन दावों में कितनी सच्चाई लगती है? तुम्हारी फाइलों में मेरे गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावा किताबी है। मतलब पूरी तरीके से आप इसको ये बता रहे हैं। लेकिन जो आपके बीच में जो लोग रहते हैं उनको ये महसूस हो रहा है कि हमारी आवाज़ अब कोई बन रहा है, जो हम लोग महसूस करते हैं रोज़, जो क्लस्टर में लोग रहते हैं यहाँ पे जो लोग थे, और आप ही मेरी जगह आप ही होते और 15 साल तक ये माइक वाइक छोड़ के और धरने प्रदर्शन करते तो लोग आपको पागल कहते। ये सारी भीड़ मुझे पागल कहती थी। आज तो नहीं, आज इनका नजरिया थोड़ा सा बदला। ये पागल जो है, इस पागल से राहुल गांधी मिलने आ गए। पागल ने कुछ कमाल कर दिखाया, आज सेल्फी ले रहे हैं वो लोग, वीडियोस बना रहे हैं हाँ, यहाँ पर। तो कुछ लोग, मतलब नजरिया था लोगों का कि लोग कि धरने प्रदर्शन से एक आम खाते कमाते वाली जिंदगी से कोई धरने प्रदर्शन करने जाएगा तो लोगों की नजरिए में वो पागल ही है। तो महसूस हो रहा होगा ना कि आज मेरी आवाज़ कोई हमारे बीच से उठा रहा है। हाँ, तो हिंदुस्तान में देखिए, ये मेरी ताकत है, मेरी बस्ती मेरी ताकत है। मैं दुनिया में कहीं भी किसी भी तरह की विचार असहमति रख के आता हूँ, मुझे रहना अपनी बस्ती में होता, तो ये तमाम सभी लोगों के प्यार और मोहब्बत में मैं रहता हूँ, और इन्हीं की ताकत मुझे दुनिया के सामने खड़ा होने के, सरकार के समक्ष खड़ा होने की ताकत देती है। हम सरकार का विरोध नहीं करते, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं, उनके अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध करते हैं, उनके असंवैधानिक नीतियों का विरोध करते हैं, उनकी बांटो और राज करो की नीति का विरोध करते हैं। हम यूनिटी इक्वालिटी के भारत का सपना देखते हैं। बांटो राज करो मतलब आप कह रहे हैं जैसे हिंदू मुसलमान देश के अंदर हो रहा है, जिस तरीके से 12 साल में जिस तरीके से चीज़ है। तो मोहम्मद इरफान को मोहम्मद इरफान होने का कभी मतलब ये नहीं, डर नहीं लग रहा है कि आपको? ना, देखिए, हम क्या कहते हैं, अनेकता में भी एकता है, और हम उस पवित्र संविधान के दायरे में आते हैं। जैसे मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, तो इससे मेरे नाम के आगे मेरा खान पीन, मेरी पूजा पद्धति, मेरा रहन सहन, मेरा मरना जीना सब मेरे नाम के आगे जुड़ जाता है। पूरी ज़िंदगी आप मेरे नाम से समझ सकते हैं। इसी तरीके से मेरा संविधान की जो प्रस्तावना है, उस पूरी मोटी किताब को उस संविधान की प्रस्तावना बता देती है कि वो कहना क्या चाहती है। तो हम उसको महसूस करते हैं कि वो इक्वालिटी की बात करती है, सभी संसाधनों, धर्म जाति समुदाय में हर तरीके से सम्मान व्यवहार, और किसी भी अवसर के लिए किसी तरह की का ऊपर नीचे नहीं, सबको बराबर। तो वो हमें इस बात की, और भारतीय संविधान तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनुच्छेद 19 के तहत हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। उसी के दायरे में अपनी बात रखते हैं। देश के मीडिया के बारे में इरफान क्या सोचते हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया। मैं लगातार पिछले 15 सालों में मीडिया, मतलब मैं धरने में हूँ, और 3 चीज़ें एक साथ रहती हैं, पत्रकार, पुलिस और प्रदर्शनकारी। कभी भी 3 चीज़ें एक साथ रहती हैं, पुलिस रहेगी, प्रदर्शनकारी रहेगा और पत्रकार रहेगा। तो अन्ना आंदोलन में कोई मीडिया से खपा नहीं था, कोई घृणा नहीं करता था। बड़े बड़े पत्रकार रामलीला मैदान में मंच लगा के लाइव कवर करते थे। आज नेशनल मीडिया किसी भी नागरिक धरने प्रदर्शन या जन आंदोलनों में नहीं जा सकती। उनकी शुरुआत CNRC आंदोलन से हुई थी। उनकी ये लास्ट पहचान नौजवानों का, छात्रों का SFI और CGP का ये प्रोटेस्ट था, जिसमें उनका बाइकआउट हुआ। किसान आंदोलन में, सभी नागरिक धरने प्रदर्शनों में उनका बाइकआउट हुआ। उनका नज़रिया सत्ता के प्रतीक है, कॉरपोरेट के प्रतीक है। लेकिन जब जो लोग उन्हें देखते हैं, जब वो लोगों को किसी तरह की पीड़ा या परेशानी महसूस होती है, जब वो सड़क पे उनके खिलाफ आते हैं, तो देखते हैं
कि इनका रवैया यार हमारे प्रति कितना घृणा से भरा हुआ है। नैरेटिव जैसे चलाया गया था छात्र आंदोलन को लेकर तो के सभी मीडिया की तरफ से। नहीं सभी हाँ। सभी आंदोलनों में CNRC आंदोलन में सबसे पहले इन्होंने कहा कि वहाँ पासपोर्ट लगेगा, फिर 20-21 में 500 रुपए लेके बिरयानी खा के हाँ मतलब लोग। तो मीडिया का जो रवैया है ये पूछते हैं कि मोदी जी ने आज ये कहा है, आप बताइए आप क्या कहते हैं। नहीं, उल्टा है, आप बताइए क्या पीड़ा है, मोदी जी से हम पूछेंगे। मीडिया का काम है जनता से पूछे, सरकार से सवाल करे, ये उल्टा हो गया है। प्रधानमंत्री अपने मन की बात बता रहे हैं, इस देश की बड़ी आबादी की मन की पीड़ा कौन सुनेगा, कौन सुनेगा उनकी मन की पीड़ा। हर एक दो घर छोड़ के अपने आदमी गमगीन हैं, पीड़ा में हैं। हर इंसान को करके खाना है, नीति और निर्माता तो आप ही ना बनाएंगे, ये आप ही को ना तय करना है कि कोई आदमी 8 घंटे काम करने के बाद भी भूखा ना रह जाए, अपनी पूरी ज़िंदगी की कश्मोकश करने के बाद भी उसके बच्चे अनपढ़ ना रह जाए, ये तो आप ना तय करेंगे। जब हम सुनते हैं कि 93,000 से ज़्यादा स्कूल देश में बंद हो गए, तो हम जैसे गरीब आदमी की आशा और उम्मीद और सपने मरते हैं, तो हम बोलेंगे, हम बोलेंगे बोलेंगे। कभी दो धमकी भी आई है इस बीच में अभी आए तो आए, लेकिन मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता, तो इन चीज़ों को फोन पे या किसी ने चेताया और बाकी जैसे आपके और भी साथी थे हम वहाँ क्या गलत कर रहे हैं जो धमकी दोगे। हम इस देश की बड़ी आबादी का जो बहुसंख्यक है, धर्म जाति के लिहाज से नहीं, तेरा हाथ चला था, धर्म जाति के लिहाज से नहीं, जो आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन में है, उसके लहजे से हम उसकी पीड़ा को दर्शाते हैं। हम आपसे 200 गज का लुटियन दिल्ली में मकान नहीं मांग रहे। लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार ही जनता के हितों में काम करनी चाहिए, और जब को काम ना दिखाई दे तो जनता ही उसका विरोध करे। ये साफ सुथरा लोकतंत्र है, ये असहमति है। इसी को लेके हम अपनी बात रखते हैं। तो आगे क्या रहेगा इरफान का, आगे का प्लान क्या है? कोई पॉलिटिक्स में जाना है आपको या फिर इसी तरीके से जन जन की आवाज़ आपको? अभी तक तो अभी देखिए वक्त की कोर्ट में क्या पड़ रहा है मुझे पता नहीं है। अभी तक का नज़रिया मेरा ये है कि जिस तरीके से हम पुलिस की लाठियाँ खा रहे थे, जिस तरीके से हम धरने और प्रदर्शन दे रहे थे, लोगों के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, हितों की लड़ाई लड़ रहे थे, हम लड़ते रहेंगे। और हम इस आपके माध्यम से सरकार को कह देना चाहते हैं कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम अपनी असहमति में रह के ही आपकी आलोचना करते हैं, हम किसी भी रूप में हिंसा का समर्थन नहीं करते। तो आप हमसे घृणा ना करिए, हमारी बात सुनिए। तो सही किया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सही टाइम पर ले लिया गया? वो तो बहुत ही बेहतर था, वरना हालात स्थिति बिगड़ते जा रही थी। वो आंदोलन और आंदोलनों से मेरे नज़रिए में थोड़ा अलग था, इसीलिए उस पर कभी और चर्चा होगी। अच्छा, आंदोलन से अलग था। तो मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि इरफान, आप बिहार से आते हैं और बिहार के बहुत सारे मजदूर यहाँ दिल्ली के अंदर काम करते हैं, जैसे मैं भी बिहार से आता हूँ। हम बिहार से आते हैं। हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे, और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती से आते थे, बेगूसराय से। और मैं खुद जो है शेखपुरा से हूँ, और मेरे बगल में नीतीश कुमार जी का जिला पड़ता है नालंदा। तो समझ रहे हैं। और बिहार एक क्रांतिकारियों की भूमि है। मैं खुद को क्रांतिकारी कैसे कहूँ नहीं, लेकिन मैं वहाँ से आने के बावजूद कुछ तो खून में होता है। और जिस तरीके से एक मजाकिया लहजा समझ लीजिए कि जंतर मंतर पे जिस तरीके से इस छात्र आंदोलन में जब बिहार के छात्र आए, तो उन्होंने लिखा था स्लोगन में, जहाँ मेटर बड़े होते हैं वहाँ बिहारी खड़े होते हैं। तो ये चीज़ें भी होती हैं। अब बहुत भारी मात्रा में आए। और पटना का आपने देखा है ना? हाँ, पर पटना का भी नहीं। देखिए, हाँ, आपको क्रांति की और पॉलिटिक्स की जो एक समझ है ना, हाँ। जो बिहार के प्रत्येक नागरिक में चाय के ठेले पे जाके मिल जाएगी, वो शायद कहीं नज़र ना आए। तो बिहारी होने के कारण भी खून में ये सब चीज़ें थी। पढ़े बेशक नहीं थे, तो पीछे मूलतः बिहार से ही, तो चीज़ें ऐसी होती चली गई आगे। अभी कमाई कैसे चल रहा है? मतलब आपकी क्या जरिए? अभी भी आप यहीं पर बर्फ का अभी सबको लग रहा है कि बड़े बड़े स्टूडियो में बैठ रहा है, बड़े बड़े राजनेताओं से मिल रहा है, तो इरफान मतलब आसमान में उड़ रहा होगा। अरे मेरे भाई, मैं आज भी झुग्गी में सो रहा था, कल भी झुग्गी में सो रहा था। हाँ, फ़र्क ये है कि जब आप जैसे तमाम बाजी पत्रकार आए ना, तो सब बोलने लगे तू तो देखो, एक प्रदर्शनकारी होता है ना, उसका अपना एक एटीट्यूड और लहजा होता है बात करने का, वो अपनी तरीके से बात करता है। लेकिन नजीर तंजुम आया, आरफा खानम बाजी और तमाम जो लोग आए, तो कहने लगे ठीक ही है, लेकिन 2 बहनें हैं, बूढ़े माँ बाप हैं और सब हैं। तो उन्होंने मेरा एक मिलाप करके अकाउंट, मालाप पे मेरा अकाउंट खोल दिया है।
तो जो चाहें, अगर चाहें इस लायक समझते हैं तो मैं बता दूं कि मिलाप फाउंडेशन है, अगर आप कोई इनको मदद करना चाहता हो आर्थिक तौर पे तो वो आप कर सकते हैं। राजीव अंजुम जी सभी बड़े देश के बड़े पत्रकारों ने मिलके ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी बहन और सबके लिए एक सहायता राशि का एक द्वार खोला है। उस तरीके का शादी करेंगे इरफान, शादी नहीं, शादी वादी नहीं करेंगे, हम भी मोदी जी की तरह पीछे पीछे रहेंगे। तो राहुल गांधी जी भी नहीं की है। हाँ तो क्या रहेंगे। सोचते हैं शादी के बारे में कि मतलब शादी अगर कर लेंगे तो जो आंदोलन से आप जुड़ रहे हैं तो हाँ। बीवी बोलेगी कि नहीं है घर पे बैठो तो नहीं, हम इसलिए नहीं करते, हम सोचते हैं हम बात करें रोटी की और वो बात करे कोठी की, तो ये विवाद मिलेगा नहीं, बात बिगड़ जाएगी, इसीलिए हम करते नहीं। डरते हैं। हाँ कि भैया हम, अब हमारी बात है, हम जो है मतलब हर किसी की बात सोचते हैं, हर आदमी तो अपनी ज़िंदगी में उलझा पड़ा है, हम पूरी दुनिया का ठेका लेके बैठे हैं, तो इस तरीके से डर लगता है। तो मतलब ताउम्र आप चाह रहे हैं कि आप शादी ना करें? ना ना, अब क्या आ रहे हैं, 35 साल के हो गए, 5 साल बाद 40 के हो जाएंगे, 45 50, फिर ग्रेजुएशन हो जाएगा, चल देंगे। तो जन की सेवा में ही आप मतलब लगे रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे ऐसे ही। तो आगे जहाँ भी आंदोलन होगा इरफान हमको वहाँ पर मिलेंगे। जहाँ भी आंदोलन होगा, हक की आवाज़ होगी, वहाँ इरफान आपको मिलेंगे। मैंने अपने आलोचकों को भी सुना है, बड़े गंभीर तरीके से, मतलब बहुत घंटे तक। मैं इस पे एक बात कह देना चाहता हूँ कि बुझती हुई शिखाओं को, देश के नौजवानों को आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि बुझती हुई शिखाओं को संजीवनी पिला दे, प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूँ, तेरी चढ़ती जवानी का सिंगार मांगता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए इरफान, बहुत शुक्रिया।